हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है देखने वाले हैं और प्रश्नों की कुल संख्या होगी 30। अक्टूबर महीने का ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद भी जो है कुछ और पार्ट आएंगे, 2 से 3 पार्ट आएंगे और उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि कुल मिलाकर आपको अक्टूबर महीने से 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है करवाई जाए। अब प्रश्न जो है हूबहू करंट अफेयर से वन लाइनर भी बन सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाले भी बन सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ प्रश्न तो आपको कनेक्ट करके स्टैटिकल पोर्शन में भी देखा जा सकता है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और अगर आपको रिवीजन करना है या फिर अगर आपको चेक करना है कि आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, या फिर आप मतलब कि उसको कितनी देर तक आप स्टोर करके रखे हुए हैं अपने दिमाग में, तो आप करें क्या कि जब भी प्रश्न आए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और अपना राइट आंसर देने का प्रयास करिए। और अगर आपका कमेंट जो है वो राइट हो जाता है, मतलब कि अगर आपका आंसर राइट हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब कि उस प्रश्न पे पकड़ आपकी मजबूत है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आपका आंसर जो है रॉन्ग होता है, फिर आप वो प्रश्न जो है कभी नहीं भूलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। कभी नहीं भूलने का मतलब है कि काफी दिन तक वो प्रश्न आपके दिमाग में स्टोर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ जो कमेंट है ना वो गलत हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कितने जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया? आपके ऑप्शन है 52 जिलों में, 55 जिलों में, 57 जिलों में या फिर 59 जिलों में। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से जो आंसर है वो है 57 जिले। 57 जिलों में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित किया जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में अत्याधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल स्थापित करने और सभी 75 जिलों में एक एक कंपोजिट स्कूल को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि कितने जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल को अपडेट किया गया है, तो उसका आंसर होगा 75। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किस सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर या फिर 5 से 11 अक्टूबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, तो ये डेट आप जो है याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है और आगामी जो परीक्षा है वो आरओ और एपीएससी है। तो इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि के संचालन के लिए एक आयुष बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से जुड़े संस्थानों के संचालन और संबंधित विधा के चिकित्सकों के पंजीयन के लिए एक एकीकृत आयुष बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका भी संबंध जो है यूपी से है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम मां बहिल्या देवी धाम रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि नाम चेंज हुआ है रेलवे स्टेशन का। आपके ऑप्शन है प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर या फिर गाजीपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रतापगढ़ स्टेशन को अब मां बहिल्या देवी धाम से जाना जाएगा। तो आंसर ये है डिटेल में, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम मां बहिल्या देवी धाम रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जो कुछ सब स्टेशन है, जैसे अंतु स्टेशन को अब मां चंद्रिका देवी के नाम से जाना जाएगा और विश्वनाथगंज को शनिदेव धाम स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो इन दोनों के भी नाम आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर।
हाल ही में चर्चा में रहे पलेर्मो कन्वेंशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? द रिसेंटली डिस्कस्ड पलेर्मो कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? आपके ऑप्शन है महासागर प्रदूषण, सौर ऊर्जा, ओजोन क्षरण या फिर संगठित अपराध। अब देखिए पलेर्मो कन्वेंशन जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और जो इसका राइट आंसर है वो है डी, संगठित अपराध। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर इटली के पलेर्मो में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में शामिल हुए, इसीलिए ये चर्चा में आया था। और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कन्वेंशन को पलेर्मो कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे वर्ष 2000 में इटली के पलेर्मो में अपनाया गया था। तो ये फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 6वें नंबर प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा टेक पार्क माई होम लाइफ हब निम्न में से किस शहर में निर्माणाधीन है? आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, हैदराबाद। एशिया का सबसे बड़ा टेक पार्क जिसका नाम है माई होम लाइफ हब हैदराबाद के नियोपोलिस कोकापेट में निर्माणाधीन है। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। जीएसटी पैनल ने ऑनलाइन रूप से संचालित गेमिंग, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी आदि पर कितने प्रतिशत माल और सेवा कर जीएसटी टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हाल ही में डिसीजन लिया गया था। आपके ऑप्शन है 24%, 28%, 30% या फिर 36%। तो जो आपका राइट आंसर है वो है बी, 28% जो है अब जो है आपका सट्टेबाजी, कैसीनो, जुए, घुड़दौड़ और लॉटरी आदि पर जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे शास्त्रा रामानुज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द शास्त्रा रामानुज अवार्ड 2023? आपके ऑप्शन है युंकिंग तांग, रुई किंसियांग झांग, वेई झांग या फिर यिफेंग लियू। जो आपका राइट आंसर है वो है बी, रुई किंसियांग झांग। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। रुई किंसियांग झांग जो कि सहायक प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के यूएसए में, उनको गणित में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्र रामानुज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और जो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ना युंकिंग त्यांग, इनको जो है वर्ष 2022 में इसी पुरस्कार से शास्त्र रामानुज अवार्ड से ही सम्मानित किया गया था। क्योंकि ये पिछले साल का था तो इसको भी आप एक बार अपने दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पिछले वर्ष का भी डेटा एग्जाम में आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। चर्चा में रहा बौद्ध स्थल बुज्जनाकोडा स्थान का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सारे के सारे जो है करंट अफेयर जो है मैं इसी महीने की अक्टूबर के महीने की करंट अफेयर में करवाया हुआ हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये बौद्ध स्थल जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, आंध्र प्रदेश। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में बुज्जनाकोडा में भूमि निर्माण और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 7.30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1906 में अलेक्जेंडर रिम के तत्वाधान में की गई थी और एएसआई द्वारा समुद्रगुप्त काल से संबंधित एक सोने का सिक्का, चालुक्य राजा कुब्जा विष्णुवर्धन के तांबे के सिक्के और मिट्टी के बर्तनों की खोज यहां से की गई है। बुज्जनाकोडा की विशेषता यह है कि यह बौद्ध धर्म के तीनों चरणों हीनयान, महायान और वज्रयान की विशेषताओं को दर्शाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? अब चूंकि इस प्रश्न का संबंध जो है दिव्यांगजन से है तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर डी, महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, मध्य प्रदेश।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया था। अब देखिए, अब वो राज्य को हटाकर यहाँ पे शहरों के नाम भी दे सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। ग्वालियर में जो है दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये बहुत चर्चा में रहा है, का गठन का निर्णय लिया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल ट्यूमेरिक बोर्ड? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना दौरे के अवसर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन और मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की थी। इस विश्वविद्यालय का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक पाम तेल आधारित जैव ईंधन के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? द यूरोपियन यूनियन एम्स टू फेज आउट इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल बेस्ड बायोफ्यूल बाय विच ईयर? आपके ऑप्शन है 2025, 2027, 2030 या फिर 2035। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, 2030। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2030 तक पाम तेल आधारित जैव ईंधन के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां कहीं भी टारगेट की बात आती है ना, तो देखा जा रहा है कि ऐसे प्रश्न जो है एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा लुभाते हैं और वो चाहते हैं कि आप जो है इसमें वर्षों में जो है फंसे रहें, क्योंकि ये डेटा से रिलेटेड है ना, और डेटा वाली चीजें जो है बहुत कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि 2030 तक यूरोपीय संघ पाम तेल आधारित जैव ईंधन के आयात को समाप्त कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पाटा के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पाटा की स्थापना 1951 में हुई थी। दूसरा, पाटा का मुख्यालय सिंगापुर में है। आपके ऑप्शन है केवल एक सत्य है, दोनों कथन असत्य हैं, केवल दो सत्य हैं या फिर दोनों कथन सत्य हैं। आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो विकल्पों में आपको उलझाएगा। आप क्या करते हैं कि एक जो ट्रेडमार्क का जो ऑप्शन होता है कि केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, तो इस वाले पद्धति पे हम लोग जो है अभी तक प्रश्नों पर अभ्यास करते आए थे, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि वो ऑप्शन में भी बदलाव ला रहा है। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। पाटा की स्थापना 1951 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय सिंगापुर में नहीं है। कहां पे है? बैंकॉक में है। आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। विश्व स्तर पर एक गैर लाभकारी संघ के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये न्यूज में क्यों था? तो न्यूज ये थी कि हाल ही में भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण का आयोजन अंतरराष्ट्रीय सह कन्वेंशन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था। इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसका मुख्यालय सिंगापुर में नहीं है। कहां पे है? बैंकॉक में है। और मुख्यालय से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार स्पीड इंडेक्स में भारत के कौन से शहर विश्व के 10 सबसे धीमे शहरों में शामिल हैं? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, गुरुग्राम, बी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद या फिर सी भिवंडी, मुंबई, आरा या फिर डी भिवंडी, कोलकाता, आरा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी भिवंडी, कोलकाता, आरा जो है वो स्पीड इंडेक्स में जो है विश्व के 10 सबसे धीमे शहरों में शामिल हैं। डिटेल में बात करते हैं। अमेरिका स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च निजी गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन के निष्कर्षों के अनुसार यातायात गति के मामले में दुनिया के 10 सबसे धीमे शहरों में से 3 भारत के हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्पीड इंडेक्स पर महाराष्ट्र का भिवंडी,
कोलकाता और बिहार का आरा जिला जो है वो दुनिया के 10 सबसे धीमे शहरों में शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा सिकुमोर गैप का संबंध निम्न में से किस देश से है? द रिसेंटली डिस्कस्ड सिकुमोर गैप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, इंग्लैंड या फिर चीन। तो जो इसका राइट आंसर है ना वो सी है। और इस प्रश्न को हम ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि सिकुमोर गैप जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तो डिटेल में न्यूज ये है कि इंग्लैंड में एक 300 साल का पुराना गूलर का पेड़ था जो अपनी सुंदरता और अद्वितीय स्थान के लिए प्रसिद्ध था। अब एक किशोर लड़के द्वारा उसे काट दिया गया और उस पर केस हो जाता है केवल पेड़ काटने को लेकर, क्योंकि इसे जानबूझकर की गई बर्बरता के रूप में देखा गया था। गूलर का पेड़ हेंड्रियन वॉल में एक अंतराल पर है, दो पहाड़ियों के बीच में एक खाई में स्थित था जिसे सिकुमोर गैप के नाम से जाना जाता था। और ये जो हेंड्रियन वॉल है ना ये आपकी यूनेस्को की साइट में घोषित है, इसीलिए ये जो है सिकुमोर गैप चर्चा का केंद्र बना हुआ था और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 16वें नंबर का प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी विश्व बैंक के सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक एसपीआई के संकलन में वर्ष 2019 में भारत को किस स्थान पर रखा गया था? अब आपको ये नहीं देखना है कि ये वर्ष 2019 में शायद आया होगा डेटा, नहीं, ये डेटा 2023 का है, लेकिन जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे वो वर्ष 2019 का था। तो यहां पे आपको बताना है कि एसपीआई के संकलन में भारत को किस पोजीशन पर रखा गया है। आपके ऑप्शन है 67वां, 68वां, 69वां या फिर 70वां। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है। डिटेल में बात करते हैं, विश्व बैंक के सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक एसपीआई के संकलन में वर्ष 2019 में 174 देशों में भारत को 67वां स्थान दिया गया, 67th रैंक भारत को मिला है। और एसपीआई प्रदर्शन के 5 आयामों के मूल्यांकन पर यह आधारित था। अब वो 5 आयाम कौन कौन से थे? डेटा यूज, डेटा सर्विस, डेटा प्रोडक्ट, डेटा सोर्स और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 आपको जो मूल्यांकन करने के जो आधार हैं इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, जहां पे भी पहला आता है ना वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास जरूर करें। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे या फिर चेन्नई। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, हैदराबाद। हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन शहरी विकास राज्य नगर प्रशासन मंत्री तारक कर्मा राव ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्रीज वॉज द 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आपके ऑप्शन है इटली, भारत, चेक गणराज्य और फ्रांस। अब देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों होगा, क्योंकि एक डेटा आया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत में जो सर्वाधिक मौतें होती हैं ना वो सड़क हादसों में होती हैं। तो इसीलिए ये जो है आपका सम्मेलन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व सड़क कांग्रेस। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चेक गणराज्य। डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चेक गणराज्य के प्राग में सड़क सुरक्षा पर केंद्रित 27वें विश्व सड़क कांग्रेस में मंत्री स्तरीय सत्र में शामिल हुए और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट ग्रैप जिसे कहा जाता है का पूर्ण रूप क्या है? ग्रैप को जो है ना दिल्ली में लागू किया गया था और यहां पे आपको बताना है कि ग्रैप का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एयर पॉल्यूशन, ग्रेट रीजन फॉर एयर पॉल्यूशन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या फिर ग्रेडेड रीजन एक्शन प्लान। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। डिटेल में बात करते हैं। ग्रैप वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है जो दिल्ली एनसीआर में लागू है और योजना में वायु गुणवत्ता खराब होने वाले वाहनों पर प्रतिबंध और कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि ग्रैप कहां पे लागू है, दिल्ली एनसीआर में लागू है। साथ ही इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो उसका फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आगे बढ़ते हैं और 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को एक दिवसीय विश्व कप के लिए किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? आपको पता ही है कि आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में चल रहा है और अफगानिस्तान की जो टीम है ना, जिसको बहुत ही निचले पायदान पे लोग मानते थे, वो बहुत ही मतलब कि अच्छा रिजल्ट दे रही है। जैसे कि उसने पाकिस्तान को हरा दिया था उसने, तो इसीलिए जो है जो यहाँ पे अजय जडेजा हैं, उनका आंसर मजाक मजाक में ही निकल गया। उनको जो है अफगानिस्तान में जो है मेंटर नियुक्त किया गया है क्रिकेट की टीम का। आइए बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को एक दिवसीय विश्व कप 2023 के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है। तो ये अब भाई अफगानिस्तान से रिलेटेड है और मैंने अपने करंट अफेयर में बताया है कि अफगानिस्तान के जो मुख्य कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, मेंटर हैं, ये सारे के सारे भारतीय हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? आपके ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, अमेरिका। भारत के बाहर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, जो कि 19 फीट की है, का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के एकोकीक शहर में 13 एकड़ भूमि पर किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने बाबा भीमराव साहब की मूर्ति बनाई है, जिसने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाएगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश के मध्य वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 के नाम से, जिसको हम जानते हैं, वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। उसका आयोजन 2023 में निम्न में से किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम या फिर त्रिपुरा। अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेघालय। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और शायद कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आया भी है। अब आगे हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी टीम ईरानी कप 2023 कप की विजेता टीम है? आपके ऑप्शन है सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, शेष भारत या फिर रेलवे। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, शेष भारत। शेष भारत की टीम ने वर्ष 2022-23 रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना 30वां ईरानी कप का खिताब जीत लिया है। ईरानी ट्रॉफी भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन का उद्घाटन ट्रॉफी होता है, जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत के बीच में खेला जाता है। यानी कि जो भी टीम जो है रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी, उसी के साथ जो है शेष भारत की टीम जो है ईरानी कप में खेलती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाला प्रश्न जो है ऐसे बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? आपके ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। जो आपका राइट आंसर है वो है सी, पाकिस्तान। भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान की टीम को 3-0 से हराकर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था और सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां टाइटल है। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और इसका आयोजन कहां पे किया गया था? नेपाल में किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। क्योंकि हल्दी बोर्ड का गठन तेलंगाना में हुआ है, तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हल्दी उत्पादन में शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? मतलब आपको बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक हल्दी होती है, उनका जो है क्रम क्या है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्योंकि हल्दी बोर्ड का गठन का निर्णय जो है वो तेलंगाना में लिया गया है, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा संभावित है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक हल्दी होती है, उसके बाद तेलंगाना में, फिर कर्नाटक में और फिर
तमिलनाडु में। डिटेल में बात करते हैं। सरकार ने हल्दी और इससे बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड हल्दी से जुड़े मुद्दों और मसालों के बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से यह उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2030 तक हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू नहीं है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है ना वो है सी, मेघालय में जो है ई कैबिनेट प्रणाली नहीं है। डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आया था ई कैबिनेट प्रणाली। तो न्यूज ये थी कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट प्रणाली को शुरू किया है। इस प्रकार त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा और पूर्वोत्तर में दूसरा राज्य बन गया है। अब चूंकि त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में किन राज्यों में ई कैबिनेट प्रणाली है। त्रिपुरा में है और अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में भी ई कैबिनेट प्रणाली लागू है। अब आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अब देखिए ये भी प्रश्न जो है डेटा से रिलेटेड है, मतलब कि वर्ष पूछ रहा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025 या फिर वर्ष 2026। और मैंने आपको आंसर देने का तरीका बताया भी था कि आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है सी, वर्ष 2025 तक जो है केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर 1 अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के निर्माण, कब्जे और आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। चर्चा में रहे इचामती नदी का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? रिसेंटली इन न्यूज इचामती रिवर इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इचामती नदी जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था, और क्यों था उसका हम रीजन जानते हैं। जलमार्ग मंत्रालय ने अपने निरंतर प्रयासों से परिवहन के अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और आधुनिकीकरण कर रहा है। इसी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर ड्रेजिंग का कार्य किया गया, और राष्ट्रीय जलमार्ग 44 पर कौन सी नदी है? इचामती नदी है, इसीलिए यह चर्चा केंद्र बना हुआ था। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, यह आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शन कवर कर सकता है एग्जाम में, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा लोहनक झील का संबंध किस राज्य में है? अब यह भी न्यूज में था, ये वाला लेक जो है। तो आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम और सिक्किम। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर देने का प्रयास जरूर करिए। इसका राइट आंसर है सिक्किम। अब ये चर्चा में था क्यों? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि उत्तरी सिक्किम में दक्षिणी लोनाक या लोहनक जिसे कहते हैं झील के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, जिसमें 10 लोग मारे गए और सेना के 23 जवान सहित 80 लोग जो है लापता थे। इसीलिए लोहनक झील जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। जीनस मार्बिली वायरस का संबंध निम्न में से किस रोग से है? अब ये वायरस जो है ना, ये भी न्यूज में था, वो क्यों था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ऑप्शन जान लीजिए। आपके ऑप्शन है जीनस मार्बिली वायरस का संबंध किस रोग से है? आपके ऑप्शन है डेंगू, चेचक, मलेरिया या फिर खसरा। तो जो इसका राइट आंसर है ना वो डी। अब ये वायरस जो है ये खसरा से रिलेटेड है, जीनस मार्बिली वायरस, और एग्जाम में ये आपका साइंस का पोर्शन कवर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आइए डिटेल में जानते हैं। दिल्ली में खसरे के मामलों में वृद्धि देखी गई थी। उसके बाद होता क्या है कि इसके बारे में हमको डिटेल में जानना चाहिए। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर वायु जनित रोग है। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये सब स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखे रहिए कि जो खसरा है वो गंभीर वायु जनित रोग है और अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। यह एक सीरोटाइप वाले एकल फन से ढके हुए आरएनए वायरस के कारण होता है। इसे पैरामाइक्सोवेरिडे परिवार में जीनस मार्बेली वायरस के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो एक तो आप इसको नाम याद रखिए, जीनस मार्बेली वायरस किससे रिलेटेड है? खसरा से रिलेटेड है। और खसरा क्या है? वायु जनित रोग है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा अक्टूबर महीने के पहले पार्ट से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल अपने करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय